Good morning, everyone. Today I'm going to teach you about polymer. This is part 5 of this video. So let's start. अब हम लोग जो है सिंथेटिक रबर की बात करेंगे। अर्लियर पार्ट में हमने नेचुरल रबर की बात कही थी। अब यहाँ पे सिंथेटिक रबर जो होता है बिल्कुल वल्कनाइज रबर की तरह होता है, जो कि नेचुरल रबर से ज़्यादा स्ट्रेच्ड होगा और तुरंत रिटर्न कर जाएगा अपने, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स रिमूव होगा तो वो तुरंत अपने जगह पे रिटर्न कर जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। नाउ ये सिंथेटिक रबर जो होते हैं या तो होमोपॉलीमर होंगे, जैसा कि हमने देखा था। होमोपॉलीमर मीन्स व्हाट? होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर होंगे जो कि सेम तरह के मोनोमर से बने हुए हैं, और कोपॉलीमर होंगे जो डिफरेंट तरह के मोनोमर से बने हुए हैं, या तो डेरिवेटिव हैं दूसरे अनसेचुरेटेड मोनोमर के। तो हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे, या तो वो होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं नियोप्रीन। अब यहाँ पे ये क्या है? होमोपॉलीमर है। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ का बॉन्ड का पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड एक और, अगर एक और क्लोरोपिन है तो उसके साथ जाएगा। तो नेचुरल रबर का क्या था? मोनोमर आइसोप्रीन। यहाँ पे क्या है? क्लोरोपिन प्रीन। तो यहाँ पे जो है इस तरह का जो है ये सिंबल आ गया। इट मीन्स क्या? ये जो है पॉलीमर बन गया, और जिसका नाम है नियोप्रीन, जो कि सिंथेटिक जो है सिंथेटिक सिंथेटिक रबर है। और इसका यूज़ जो है बहुत ही, चूँकि ये सिंथेटिक चीज़ें जो हैं हमारे ज़्यादा यूज़फुल कहने का मतलब उससे बेटर क्वालिटी के लिए बनाया जाता है। तो ये बेटर सुपर रेसिस्टेंस शो करेगा वेजिटेबल और मिनरल ऑयल से, और इसका यूज़ गैसकेट, गॉजेस, कन्वेयर बेल्ट बनाने में यूज़ होगा। अब दूसरा है कोपॉलीमर। जैसे बूना एस था, अब यहाँ पे बूना एन है। इसको कहा जाता है बूना एन, एंड दैट इज नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। दिस इज नाइट्राइल ग्रुप एंड दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल ग्रुप। अब यहाँ जो कोपॉलीमराइजेशन होगा हम लोग देखेंगे, यहाँ जो होगा ये इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म किया गया है। अब यहाँ पे होगा, इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, और फिर ये इधर जाएगा। तो इस तरह आप देखते हैं कि जो बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, तो एक बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो इट मीन्स व्हाट? यहाँ पे डबल बॉन्ड, जो भी डबल बॉन्ड वाले प्लेस थे वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, और जो सिंगल बॉन्ड वाले थे वहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे बॉन्डिंग हो गया। जैसा कि आपने देखा इसके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो गया। तो जहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड हो गया, और शिफ्टिंग जहाँ से हुआ, जहाँ पे डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया एक बॉन्ड उधर। तो ये सारे जो होंगे, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस जो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे जो होगा वो सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। तो इस तरह रिएक्शन होगा, और ये जो होगा ये अगेन ये कोपॉलीमराइजेशन का होगा। तो अगेन ये कोई भी ऑयल पेट्रोल रखने के लिए यूज़ होगा, यहाँ पे टैंक लाइनिंग के लिए, ऑयल सील बनाने के लिए यूज़ होगा। तो ये सारे यूजेस हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, क्या डिफरेंस है बूना एन बूना एस में। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में ज़्यादा होगा? तो ये सबसे ज़्यादा जो है नायलॉन 6 में होगा, जैसा कि हमने देखा था, जो भी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है उसमें। और ये क्वेश्चन हम लोग बाद में डील करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। सो लेट्स सी। अब ये पॉलीमर प्रॉपर्टी जो होती है क्लोजली रिलेटेड होती है मॉलिक्यूलर मास और साइज स्ट्रक्चर से होती है। लेकिन अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर कोई
पॉलीमराइजेशन अगर हो रहा है तो ये एबिलिटी के आधार पे इसमें कितना पॉलीमर है, ये कितना मोनोमर है, इस पे डिपेंड करता है इसका साइज़। पॉलीमर का साइज़ जो है कितना मोनोमर है, और जो भी हमको पॉलीमर सैंपल मिलेगा उसमें चेन ऑफ वेरिइंग साइज़ मिलेगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चेन लेंथ का हमको पॉलीमर मिलेगा। तो इनके जो मास होंगे जब डिफरेंट साइज़ के, तो हम ये नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते कि ये मॉलिक्यूलर मास है। तो इनका जो मास होगा वो जनरली एक्सप्रेस किया जाता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास के रूप में। इनका जो मास होगा वो हो जाएगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास के रूप में। और ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो होगा, ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट तरह का चेन हमको मिलता है। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो फिज़िकल और केमिकल मेथड से मिलेंगे हमको। बहुत सारा मेथड है आजकल जो है, जो स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड से भी बहुत ही जो है एग्जैक्ट मेथड है, स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के से भी हमको मिलता है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब ये जो पॉलीमर होता है जनरली एटमॉस्फेयर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये जो है एटमॉस्फेयर इनको डिग्रेड नहीं कर सकता है, जो डिकम्पोजर है इन पे वर्क नहीं कर सकते हैं, जिससे कि ये एटमॉस्फेयर में अकुमुलेट होते हैं और एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। तो कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का भी डिस्कवरी हुआ है, और ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं जो कि बायोपॉलीमर में होता है। बायोपॉलीमर जैसे बायोपॉलीमर किसको कहेंगे? नेचुरल पॉलीमर को। जैसे हो गए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में आखिर क्या होता है जो उनको डिग्रेड करने में मदद करता है, जबकि जो 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 पॉलीमर जो सिंथेसाइज किए जाते हैं, जो मेन मेड है, जो सिंथेटिक है, उसमें नहीं होता है। तो अब ऐसे जो पॉलीमर को डेवलप किया जाता है जिसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो जो बायोपॉलीमर में होते हैं। जैसे बायोपॉलीमर में मैंने बता दिया प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट में जैसे सेलुलोज हो गया, जैसे ग्लाइकोजिन हो गया, जैसे स्टार्च हो गया, ये सब क्या है? बायोपॉलीमर है, और ये डिग्रेड ईजिली हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो सिंथेटिक जो बनाया जाता है, फर्स्ट जो है ये पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट है, और दूसरा है ये दोनों से बनाया गया, ये एक ही नाम है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलोरेट। तो ये आखिर होता क्या है और इसका यूज़ क्या होता है? तो यूजेस जो है यहाँ पे पैकेजिंग के लिए, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस के लिए, तो ये सब के लिए, और इन पे ये चूँकि बायोडिग्रेडेबल है तो ये ईजिली डिग्रेड हो जाएंगे। तो एक यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे अगर हम पोजीशन करें 1 2 3, क्योंकि एसिड के साइड से हम लोग काउंट करेंगे, तो 2 पे OH है। यहाँ पे भी अगर मान यहाँ से काउंटिंग करते हैं, सॉरी, यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे इसको, 1 2 3 4। तो 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे 1 पे COH। उसी तरह जो है यहाँ भी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 3 पोजीशन पे हैं। और जब हम कॉमन नेमिंग सिस्टम हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे देखे थे अल्फ़ा, 2 चीज़ देखे थे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा, यहाँ भी अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ पे बीटा पोजीशन में OH ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ आ रहा है? बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ पे जो है इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलोरेट। तो ये कॉमन नेम हो जाएगा। तो ये बीटा पोजीशन पे है तो इसीलिए बीटा हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अब इसका जो है यहाँ पे रिएक्शन होगा, और रिएक्शन में जो है इस तरह का आप देख सकते हैं, इस तरह का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रुप जो होगा यहाँ पे, ये ग्रुप जो होगा ये नीचे चला जाएगा, ये ग्रुप जो होगा ये नीचे चला गया। और रिएक्शन एक्चुअली किसके बीच में होंगे? रिएक्शन जो होंगे OH और इसके बीच में रिएक्शन होंगे, एसिड के बीच में। और आप देख सकते हैं ये नीचे चला गया है, और
यहाँ पे OH और ये रिएक्ट करके ये ईस्टर का ग्रुप बन गया है। तो इस तरह का रिएक्शन होगा। फिर ये ग्रुप भी आप देख सकते हैं, ये जो OH ये CH3 है ये यहाँ पे आ गया है, और फिर जो है ये साइड वाला ये और ये इसके बीच में रिएक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है इसका जो है OH का O आ गया, और इस साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे CO का ये इसका जो है CO आ गया। तो इस तरह जो है ये रिएक्शन होता है, और ये हमारा फर्स्ट जो है पॉलीहाइड्रोक्सी जो है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलोरेट जो है ये बन गया। तो अब नेक्स्ट जो है नायलॉन 2 और नायलॉन 6। तो नायलॉन 2 जैसा मैंने बताया, नायलॉन जब भी आता है तो यहाँ पे दो चीज़ है, एमिनो एसिड और COH, दो ग्रुप के साथ कम्बिनेशन के बाद ही एमाइड ग्रुप बनता है। तो यहाँ पे नायलॉन जो है क्या है, एक पॉलीएमाइड है। तो यहाँ पे ग्लाइसिन जो क्या कंटेन करेगा, इस तरह का ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होगा। COH ये एमिनो एसिड है, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या हो गया, एमिनो एसिड, और इसका नाम हो गया ग्लाइसिन। अब ये जो होगा एमिनो कैप्रियोइक एसिड। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, सॉरी, यहाँ ये एसिड का कार्बन और इसका कार्बन, तो 2 कार्बन है, तो इसीलिए नायलॉन 2 हो गया और नायलॉन 6 हो गया। तो यहाँ ये भी जो है, ये जो पॉलीमर होगा, ये जो पॉलीमाइड होगा, ये भी बायोडिग्रेडेबल होगा। अब कुछ कमर्शियल जो है इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोपीन का मोनोमर क्या होगा, प्रोपीन जो है पॉलीमराइज करके पॉलीप्रोपीन बनाएगा। तो प्रोपीन क्या होता है, जनरली 3 कार्बन के जो भी कार्बन के हाइड्रोकार्बन होते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो प्रोपीन। अब यहाँ पे जो है स्टाइरीन जो है ये मोनोमर हो गया और इससे पॉलीस्टाइरीन बन गया। फिर अब देख सकते हैं यहाँ पे विनाइल क्लोराइड, इसको कहा जाता है विनाइल क्लोराइड कहा जाता है। तो ये विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर हो गया। अब यहाँ पे यूरिया और फॉर्मल्डेहाइड, यूरिया जो होगा इस तरह का होगा, NH2, यहाँ पे तो एक H गायब है, बट CO यहाँ पे और NH2 ये हो गया यूरिया। और फॉर्मल्डेहाइड तो पता ही है, इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मल्डेहाइड। तो इसका जो बनेगा वो हो जाएगा यूरिया फॉर्मल्डेहाइड रेजिन, इसको कहेंगे। तीसरा ये जो ग्लिप्टल है, इसका ये जो है थैलिक एसिड है। देखो टेरिथैलिक एसिड जो होगा पारा पोजीशन पे होगा, टेरिथैलिक एसिड जो होगा वो COH ग्रुप कहाँ पे है, वो पारा पोजीशन पे है, यहाँ पे पारा पोजीशन पे है, तो टेरिथैलिक एसिड। और जब यहाँ पे COH ग्रुप होगा, और जब ये दोनों जो है इधर प्रेजेंट रहेगा, आप जैसा इसमें देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा थैलिक एसिड। और यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होगा CH2 OH, और यहाँ भी OH हो जाएगा। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके जो बनाएंगे ग्लिप्टल बनाएंगे। और इसका जिक्र तो हम लोग कर ही चुके थे, फेनोल फॉर्मल्डेहाइड, बहुत अच्छे से। तो अब इसका यूजेस क्या होगा, तो बैकेलाइट जनरली कॉम में, यूटेंसिल्स में, क्योंकि अच्छे कंडक्टर नहीं होते हीट के, तो इसमें किया जाता है। उसके बाद पेंट में, लिक्विड में, उसके बाद इसका जो यूरिया फॉर्मल्डेहाइड रेजिन का जो है कप में, अनब्रेकेबल कप में, लेमिनेटेड शीट में, फिर रेन कोट में इसका यूज़ होता है। तो ये सारे यूजेस हैं जो आप लोग पढ़ लेंगे। और मेलामाइन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, जो शायद आपको याद होगा कि नहीं। तो मेलामाइन जो है, जो भी फायर प्रूफ क्लोथ होता है, वो मेलामाइन का बना होता है। सो आई होप ये सारे कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप इसको याद करना है,
इस सबको याद करना, बाकी समझने वाली चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू।